हेलो गाइस, मैं मानवेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। राइट, आप सभी जुड़ जाएं और क्लास को अच्छे वे में देखें। हम इंडियन पॉलिटी जो कि स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसका टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। राइट, उसके जो कि घटना चक्र पूर्वावलोकन के सारे क्वेश्चंस करेंगे एक एक करके। ओके, तो सभी बच्चे जुड़ जाएं और करते थे। ओके, स्टार्ट। तो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं, वो पढ़ने जा रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। उसके क्वेश्चंस जो कि एमसीक्यू, जो कि पूर्वावलोकन घटना चक्र के जो एमसीक्यू हैं, राइट, उनको एक एक करके बहुत अच्छे वे में देखेंगे। ओके, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे, चलिएगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा बड़े ध्यान से, चलिएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया, बताइए। तो इसमें से क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया, तो वो है क्या, रेगुलेटर एक्ट 1773। कौन है, रेगुलेटर एक्ट 1773। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे बड़े अच्छे वे में, एक एक करके देखते चलेंगे सारे क्वेश्चनों को। चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा कूट का क्वेश्चन है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला दिया है कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटन एक्ट के द्वारा की गई थी। दूसरा है लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश थे। तो नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करना है। 4 विकल्प हैं, इन विकल्पों को देख लीजिएगा। ठीक है, तो कौन कौन होगा, इसका कौन सही होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इसका कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटन एक्ट के द्वारा की गई, ये इसका सही रहेगा। तो इसका आंसर जो कि है केवल 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक एक करके सारे क्वेश्चंस देखेंगे, मजा आएगा, और एक एक क्वेश्चन को देखते चलिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों में दिए गए गुड का सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, सूची 1 दी है, सूची 2 दी है, दोनों को क्या करना है, इनको मिलान करना है। तो इस क्वेश्चन को देखने की कोशिश करिएगा। जो इसमें विकल्प दी रखे हैं, राइट, मिलान करना है तो मैं यहीं पे मिलान डायरेक्ट करा देता हूँ। राइट, कुछ को राइट, तो देखिएगा। तो इसमें क्या है कि नियंत्रण परिषद की स्थापना पीठ का भारतीय है। इसमें मिलेगा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम 1773 के तहत। हाँ, इंग्लिश मिशनरियों का चार्टर्ड एक्ट 1813। ठीक है, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर्ड एक्ट 1833। तो एक एक करके याद करने की कोशिश करो कि जो नियंत्रण परिषद की स्थापना वो हुई थी पीट्स का भारतीय अधिनियम 1774 के तहत हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 अधिनियम के तहत हुई थी। इंग्लिश मिशनरियों को भारतीय में कार्य करने की अनुमति 1813 में। चार्टर्ड एक्ट कौन सा, 1813 था। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति कब हुई थी, चार्टर्ड एक्ट 1873 के तहत। तो ये इसका मिलान हो गए। राइट, तो आप इसमें से ऑप्शन देख लीजिएगा। ओके, जब तक हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखने की कोशिश करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा होगा। हम्म चलेगा, इस क्वेश्चन को देखिएगा। निम्नलिखित में से किसने या हाँ, किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी। मतलब जो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी, उसमें से ये 4 चीज़ें दी हैं, इनके हमें बताना है कि कौन सा सही होगा। ठीक है, तो देखो पहला क्या दे रखा है, पहला देखा 1813 में चार्टर्ड एक्ट, और दूसरा दे रखा है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, और तीसरा दे रखा है प्राच्यविद एवं आंगलविद विवाद। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों सही हैं। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा की नींव तीनों के तहत रखी गई थी। राइट, तीनों इसमें जो कि सही हैं। ओके, तो इसके बाद हम आगे की ओर चलते हैं। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो तो आप समझ गए होंगे, डी ऑप्शन, 1 2 3 दोनों तीनों सही हो जाएंगे। राइट, ठीक है, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखने की कोशिश करिएगा। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद में चाय किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद में चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए कर, एक सेकंड रुक जाइएगा। कर दिया था। तो वो कौन सा था, 1813 का चार्टर्ड एक्ट अधिनियम, 1833 का चार्टर्ड एक्ट अधिनियम, 1853 का चार्टर्ड एक्ट अधिनियम, 1873 का चार्टर्ड एक्ट अधिनियम। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, तो वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द
करेक्ट आंसर। राइट, 1873 के चार्टर्ड एक्ट अधिनियम के तहत, मतलब क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ, राइट, चाय और चीन के साथ व्यापार छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया। वो था 1813 का जो चार्टर्ड अधिनियम था उसके तहत। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा बड़े ध्यान से। अब हम जो क्वेश्चंस कर, हाँ अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है। ओके, तो ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। चार्टर्ड एक्ट 1813 के संबंध में, चार्टर्ड एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये जो कथन दे रखे हैं इनमें विचार करना है, तो इसमें कौन सा सही होगा वो देखिएगा। 1813 के चार्टर्ड एक्ट, मतलब 1813 के चार्टर्ड एक्ट में क्या कहा गया, राइट, उसके तहत। तो पहला क्या बोल रहा है, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार छोड़कर समाप्त कर दिया गया। ठीक है। दूसरा है, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज्य की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। और तीसरा है, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पहला सही हो जाएगा और दूसरा भी सही होगा। ठीक है, ये पहला और दूसरा दोनों सही होंगे, क्योंकि देखो उसने क्या किया था कि 1873 के चार्टर्ड एक्ट में क्या हुआ था कि चीन के साथ जो व्यापार थे, चाय का व्यापार तथा चीन के साथ जो व्यापार थे वो छोड़कर समाप्त कर दिया था। और इस कंपनी के अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज्य की संप्रभुता का सुदृढ़ कर दिया था। तो ये दोनों सही होंगे। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे बड़े एक एक करके। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते चलिएगा एक एक क्वेश्चन को। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश में प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? मतलब ऐसा कौन सा अधिनियम था जिसमें जो भारतवासी थे उनको अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने का संभव बनाया? तो वो कौन सा अधिनियम था? तो ऑप्शन नंबर ए चार्टर्ड एक्ट 1873, ऑप्शन नंबर बी चार्टर्ड एक्ट 1853, ऑप्शन नंबर सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858, ऑप्शन नंबर डी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो इसका जो आंसर है, जो कि आपको दिख भी रहा होगा, इसका जो आंसर है वो क्या होगा, वो होगा चार्टर्ड एक्ट 1873। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखने की कोशिश करिएगा एक एक करके। ठीक है, अब हम जो देखने जा रहे हैं वो अगला टॉपिक है, क्या है, ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। ठीक है, तो उनको देखेंगे, तो चलिएगा उनके क्वेश्चन हम देखने चल रहे एक एक करके। हाँ, क्वेश्चन देखिएगा बड़े ध्यान से। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत, देखो निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? मतलब कौन से अधिनियम के तहत? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4 दी है, ऑप्शनों को पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और भारत शासन अधिनियम 1919। तो इसका जो आंसर होगा, देखो क्या होगा, इसका जो आंसर होगा वो होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892। मतलब निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? ठीक है, भारतीय विधानसभा बजट पर बहस करने की प्राप्त किस अधिनियम के तहत? तो वो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 था, उसके तहत। ठीक है, थोड़ा सा समय लग रहा है लेकिन एक एक करके क्वेश्चंस करेंगे तो जरूरी है, क्योंकि हमें सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। राइट, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा हुई थी? जो देखो क्या उसने बोला है, उसने कहा कि भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधि की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो वो कौन सा अधिनियम था? तो वो अधिनियम कौन सा था? तो ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला दिया है भारतीय काउंसिल अधिनियम 1892, दूसरा है मार्ले मिंटो सुधार 1919, तीसरा है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 और चौथा है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत की गई थी। ठीक है, ये आपको अच्छी तरीके से हो गया होगा। ठीक है, आप अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? जो संघीय न्यायालय की स्थापना की गई वो किसके तहत की गई थी? तो संघीय न्यायालय की स्थापना जो की गई थी वो भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1909 और भारत सरकार अधिनियम 1919 और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो आंसर है वो है डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं।
राइट। अब इसमें से क्यों नहीं है, तो इसका हम डिटेल में पढ़ लेते हैं, राइट। देखते हैं हम उसका डिटेल। तो इसका डिटेल क्या है, भारत सरकार अधिनियम, हाँ, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस गवेयर थे। उपयुक्त दिए गए विकल्पों में भारत सरकार अधिनियम 1935 नहीं होने के कारण विकल्प डी उत्तर सही है, राइट। इस वजह से डी उत्तर सही है, क्योंकि इसमें क्या है कि जो आंसर है वो नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है, 1935 नहीं होने के कारण। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चन देखेंगे, अच्छे वे में देखते चलेंगे, ओके। हम्म अगला क्वेश्चन क्या है, देखने की क्वेश्चन। हाँ, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था। जो संघीय न्यायालय है वो किस वर्ष में स्थापित किया गया था, तो वो किया गया था 1935, 1937, 1946, 1947। तो संघीय संघीय न्यायालय की स्थापना जो की गई थी वो की गई थी 1937 में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हम्म केंद्र में दौध शासन की किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया। जो दौध शासन था वो किस अधिनियम के तहत किया गया था, तो आपको पता है कि दौध शासन किस अधिनियम के तहत किया गया था। तो ऑप्शन दिए हैं 1909 के अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1947। तो जो ये अधिनियम, जो दौध शासन का अधिनियम लाया गया था वो लाया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत लाया गया था। इस तरीके से याद कर लो कि कौन सा भारत केंद्र में, राज्य की बात नहीं कर रहे, केंद्र की बात करें तो केंद्र में भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत लाया गया था, ठीक है बेटा। इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं, एक एक क्वेश्चन करते चल रहे हैं अच्छे वे में, ओके। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में दौध शासन प्रणाली को स्थापित किया। तो केंद्र में तो अभी जस्ट किया हमने, किसने किया था, किसने किया था, तो वो किया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में, अभी जस्ट किया क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं, एक एक करके क्वेश्चन देखते चलेंगे। 1919 कि भारत सरकार अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता, ठीक है। उसने क्या पूछा, 1919 के भारत सरकार अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं, ठीक है। पहला क्या है, प्रांतों के कार्यकारिणीय सरकार में दौध शासन की व्यवस्था। दूसरा है मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। और तीसरा है केंद्र सरकार प्रांतों की विधानीय विधानीय शक्ति का हस्तांतरण। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा, तो इसमें जो आंसर होगा वो क्या क्या हो सकता है, वो हो सकता है, देखो क्या है कि निर्वाचक मंडल जो मुसलमानों को पृथक जो निर्वाचक मंडल की व्यवस्था थी वो इसके अंतर्गत नहीं था 19 के अंतर्गत। तो पहला और तीसरा इज द राइट आंसर, ठीक है। तो पहला और तीसरा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि देखो 1919 के अंतर्गत क्या था कि प्रांतों में कार्यकारिणी सरकार को दौध शासन, जो प्रांतों में था, देखो ये राज्य हो गए ना, राज्य में कार्यकारिणी सरकार में दौध शासन की व्यवस्था की गई थी, और केंद्र सरकार द्वारा प्रांतों में विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण हुआ था। तो ये दोनों सही हो गए, ठीक है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक एक करके क्वेश्चनों को देखते चलेंगे। हाँ, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार, हाँ, द्विसदनीय बनाई गई। तो कब बनाई गई थी द्विसदनी, तो आपको सबको अभी जस्ट मैंने बताया कि द्विसदनी जो बनाई गई थी विधान पालिका, वो कब बनाई गई थी, तो वो कब बनाई थी 1919 में, ठीक है। तो याद रखिएगा 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार, नवा क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार वो केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया। तो अभी जस्ट हमने सेम क्वेश्चन किया, तो ये भी क्या होगा, इसका आंसर 1919 होगा कि नहीं, क्योंकि केंद्र में द्विशासन कौन लाया था 1919 के एक्ट के तहत के, आया था कि नहीं आया था। ठीक है, विधायिका की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा। ठीक है, सॉरी, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। जो राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है किसके अनुसार है? भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत, भारत सरकार अधिनियम 1935 के, भारत सरकार अधिनियम 1909 के, भारत सरकार अधिनियम 1947 के। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, जो राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित करता है। तो भारत सरकार का जो अधिनियम 1935 है वो सही होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय देखते चलिएगा सारे क्वेश्चनों को। हाँ, इसमें तीन। केंद्रीय विधानसभा का या के निम्नांकित में से कौन सा निर्वाचन भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत है? निर्वाचन भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत है, तो कौन सा होगा? तो उसका आंसर जो है वो ऑप्शन दे रखे हैं तीन, 1926, 1937, 1945। इसमें से कौन सही होगा? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें से जो सही होगा वो कौन सा होगा? ए और सी दोनों होंगे, राइट। तो इसमें से क्या आंसर क्या होगा? ए और सी, ये दोनों आंसर हो जाएंगे इसके। ठीक है, ए और सी, राइट। 1926 के तहत और 1945। क्वेश्चन को एक बार फिर पढ़ लें क्योंकि देखो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। केंद्रीय विधानसभा का क्या के निम्नांकित में से कौन से निर्वाचन, देखो कौन से निर्वाचन भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत थे? तो 1926 और 1945, राइट। तो 1926 और 1945 को केंद्रीय विधानसभा चुनाव भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत थे, जो 26 का था और 45 का था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखते चलेंगे। ठीक है, हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, एक एक करके देख रहे हैं, एक एक करके। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रबद्ध किया गया? तो निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रबद्ध किया गया? तो 1909 का भारतीय काउंसिलिंग अधिनियम, 1919 का भारतीय सरकार अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम, 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। देखो, तो इसमें क्या पूछा गया कि संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत, राइट। तो संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत किसके तहत किया गया, प्रबद्ध किया गया था? तो वो किया गया था 1935 का भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत, तो 1935 भारत सरकार अधिनियम याद रखना है। इसी तरीके से याद करने की कोशिश करिएगा तो होते जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन। देखो, ये कई बार क्वेश्चन आया है एक बार, राइट। किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? माले मिंटो सुधार 1909, हाँ, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। क्या किया गया था? भारत सरकार में केंद्र और राज्य के बीच क्या हुआ था? केंद्र और राज्य के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन। तो राइट, किसके तहत? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे बड़े अच्छे वे में। हाँ, निम्नलिखित में से भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता में से नहीं है, मतलब कौन सी मुख्य विशेषता में से नहीं है? तो एक एक को पढ़ेंगे। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान, ठीक है, था। और दूसरा है अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किया। यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। और डी है इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया। मतलब जो भारतीय सरकार अधिनियम 1935 है उसके तहत ये 4 विकल्प दिए, तो इसमें से ये पूछा गया कि जो वो विशेषताएं थी उनमें से इसमें से कौन सी नहीं है। नहीं पूछिए, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये इसमें से कौन सी नहीं थी? द्वैध शासन प्रणाली, राइट, जो 1935 के तहत नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, डी ऑप्शन नहीं, डी नहीं होगा, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, इसका बी ऑप्शन होगा। हाँ, इसका बी ऑप्शन होगा, सॉरी माफ़ी चाहूँगा। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। एक सेकंड रुक जाइए। हाँ, बी ऑप्शन इज द राइट। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किया, सॉरी क्योंकि मैंने सही से देख नहीं पाया था क्वेश्चन को। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाए करे तो माफ़ कर दिया करें, क्योंकि कोशिश करता हूँ मैं, राइट।
तो पूरा बताने के चक्कर में थोड़ा सा बाय मिस्टेक हो जाए तो। हाँ, एक संघीय व्यवस्था, देखो एक क्या है कि आपका एक रिवीजन हो रहा है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं ना तो आपको एक एक क्वेश्चन करके रिवीजन होता जाएगा, राइट। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया, वो किसके अंतर्गत लागू किया गया, तो ये बताना है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये तो आपको पता है कि द्वैध शासन, हाँ 35 के तहत था केंद्र में, राइट। तो ये था ऑप्शन नंबर सी, आपको भी बन जाता है इसका कि एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया, किसके अंतर्गत, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया, किसके अंतर्गत किया गया था अखिल भारतीय महासंघ, तो अभी जस्ट मैंने अभी इससे पहले पढ़ा था कि वो किया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया था कि नहीं, हाँ तो 1935 के तहत किया गया था, ठीक है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया था, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी, तो इसमें संघीय शासन की व्यवस्था किसने की थी, तो आपको पता है कि द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन, जो अभी मैंने बताया था कि एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया था 1935 के तहत, तो इसका भी आंसर क्या होगा 1935 के तहत। तो ये चीज़ भी आप समझ गए होंगे कि अभी हमने सेम क्वेश्चन किया था कि नहीं। हाँ, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चंस करेंगे तो मजा आएगा। हाँ, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियों किसको दी गई थी, राइट। तो किसको दी गई थी 1935 के मतलब उसने क्या किया, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी, राइट। तो वो दी गई थी गवर्नर जनरल को दी गई थी, किसको दी गई थी, गवर्नर जनरल को। ये एक नया क्वेश्चन है, थोड़ा सा याद करने की कोशिश करिएगा सब लोग, ठीक है। तो इतना हो गया, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन देखिएगा, कोशिश करिएगा देखने की, थोड़ा सा प्रिंट सही नहीं है। तो क्या है कि निम्नांकित में से कौन सा एक भारत सरकार अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, देश के लिए लिखित संविधान। ऑप्शन नंबर बी, विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि। ऑप्शन नंबर सी, एक संघ की योजना पर विचार। ऑप्शन नंबर डी, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों को संवाचित किया जाना। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा, हाँ वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, सॉरी, देश के लिए लिखित संविधान, राइट। इनमें से 1935 के है, तो देश के लिए लिखित संविधान इज द राइट आंसर, ठीक है। और इसके आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा बड़े ध्यान से। हाँ, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है, जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है, तो इसको बताना है। तो ऑप्शन दे रखे हैं, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली थी, इसमें भारत विभाजन उल्लेखित है, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, कॉल आ गई थी सर। अब देखते हैं क्वेश्चन को। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली थी, इसमें भारत विभाजन उल्लेखित है, इसके द्वारा रियासतें समाप्त की गई थी। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। क्या है, यह भारतीय संविधान का क्या है, प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था, तो किसके तहत बर्मा भारत से अलग हुआ था, किस अधिनियम के तहत हुआ था, तो वो हुआ था गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935, मतलब भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बर्मा भारत से क्या हुआ था, अलग हुआ था, ठीक है। ये चीज़ आप समझ चुके होंगे। इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं, एक एक करके क्वेश्चन। तो अब हमें जो अगला पढ़ना है, अगला टॉपिक है, राइट, वो है पूर्वावलोकन का संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया, ठीक है। तो इसके क्वेश्चनों को देखेंगे। तो इसके क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन निकाल के देखते हैं, एक सेकंड रुक जाइएगा। चलिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था, तो बताइए, जो भारत के लिए संविधान की रचना हेतु
जो रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो सर्वप्रथम जो प्रस्तुत किया था वो किया था स्वराज पार्टी 1934 में किया था। स्वराज पार्टी ने किया था 1934 में, क्या संविधान सभा के लिए सबसे पहले, तो वो किया था स्वराज पार्टी ने। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि थोड़ा सा जानकारी भी लेना जरूरी है। हाँ, तो डिटेल देखिएगा। मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की। ठीक है, और एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर था। ठीक है, तो ये 1934 में कहाँ? रांची में हुआ था, स्वराज पार्टी ने राइट रखी थी ये बात, तो आपको याद रखिएगा। सबसे पहले किसने रखी थी? स्वराज पार्टी 1934 में रखी गई थी। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया? तो सबसे पहले किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया? तो वो थे एम एन राव। कौन थे भैया? एम एन राव इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ सर, हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है? एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। क्या ये एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा, मतलब एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया, तो किसके तहत किया गया था? तो आपको बताना, तो मैं आपको बताना, वो किया गया था क्रिप्स मिशन द्वारा। किसके द्वारा? क्रिप्स मिशन द्वारा। तो याद रखिएगा इसको, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस स्पेशल मेंस में आया था। ठीक है, हाँ चलेगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं, एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, कैबिनेट मिशन योजना। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? राइट, एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो वो कितनी अनुपात में था? 10 लाख प्रति व्यक्ति। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जो संविधान सभा में जो व्यक्ति लिए गए थे, जो सदस्य लिए गए थे ना संविधान सभा में, तो वो जो सदस्य आए थे वो कितने? तो ये 10 लाख पर एक व्यक्ति चुना जाता था उसमें। ठीक है, तो वही लेवल का ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। समझने की एक एक करके क्वेश्चन को देखते चलिएगा, होते जाएंगे आपके तैयार। ठीक है, हाँ क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। हाँ, क्वेश्चन क्या बोल रहा? पांचवा, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? बताइए, ये 4 लोग हैं, इसमें से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? विलियम वुड थे, पैथिक लॉरेंस थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, या एबी अलेक्जेंडर थे? तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा विलियम वुड इज द करेक्ट आंसर। जो कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे वो विलियम वुड नहीं थे, और बाकी सब लोग थे। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे बड़े अच्छे पे में। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। कब किया गया था भारतीय संविधान सभा का गठन? तो ये इंपोर्टेंट है, आपको याद करिए। उत्तराखंड पीसीएस और यूपी लोअर सब में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये था कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत किया गया था? 1946 के अंतर्गत। तो आपको पता है भारतीय संविधान सभा का गठन जो किया गया था वो याद रखना 1946 के, कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आई थिंक मुझे लगता है कि आपका रिवाइज अच्छे से हो रहा होगा, राइट, और एक एक करके आपके सारे क्वेश्चन अच्छे से रिवाइज हो रहे होंगे, तो आपको भी मजा आ रहा होगा क्लास में। 1946 में निर्गत, हाँ, अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद में उपसभापति थे। मतलब 1946 के निर्मित अंतरिम जो सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे वो कौन थे? तो वो थे जब पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो याद रखना पंडित जवाहरलाल नेहरू इज द करेक्ट आंसर, तो याद रखिएगा इसको। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8वां। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो इनमें से कौन सदस्य नहीं था? तो वो थे क्या थे? डॉक्टर एस राधाकृष्ण नहीं थे। ठीक है, 1946 की जो गठित अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे वो ये थे। राजगोपालाचारी भी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जगजीवन राम भी थे, बट डॉक्टर एस राधाकृष्ण नहीं थे। ठीक है, चलें इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चंस देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखने की कोशिश करिएगा, देखो किस तरीके से क्वेश्चन है। हम्म
चलिए देखिएगा, कथन ए दिया है और कारण दिया है। तो कथन ए में क्या दिया है, बेबल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी चाहिए। ठीक है, बेबल योजना के तहत जो कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम संख्या समान होनी चाहिए। और उसमें कारण क्या दे रखा है कि बेबल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। तो क्या बताइए ये सही है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखो, बात तो सही है, लेकिन क्या है कि कथन तो बिल्कुल एकदम करेक्ट है कि बेबल योजना के अनुसार, ठीक है, बेबल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम की सदस्यों की संख्या समान होनी चाहिए। तो कथन सही है, बट कारण गलत है। क्या है? बट कारण क्या है? गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से, चलो इसमें से, हाँ इसमें से चूज कर लेंगे क्योंकि ऑप्शन आगे दे रखे होंगे। निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय से सत्य हैं? तो वह वैक्स मत अधिकार पर आधारित थी, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, वह बहुदलीय निकाय थी, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। तो बताइए कथन जो संविधान सभा के विषय में जो सत्य है उसको बताना है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वह बहुदलीय निकाय थी और उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। तो ऑप्शन नंबर वो का नाम तीसरा और चौथा सही है। तो इसके जो ऑप्शन होंगे वो तीसरा और चौथा जो होगा वो सही होगा। ठीक है, हाँ। तो अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा बड़े ध्यान से। ठीक है, इसमें कोड देखना है, कोशिश करिएगा कोड देखने की। थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूँ। ओके, हाँ जी। अब देखिएगा इसका जो क्या है कि इस क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नांकित में से कौन कथन सही है? यह बैक्स मताधिकार पर आधारित नहीं थी, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भारतीय संविधान सभा के संबंध में तो क्या था, मैंने अभी लास्ट भी कराया आपको। तो ये जो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा कि यह बैक्स मताधिकार पर आधारित नहीं थी। तो ये सही है, राइट। आपको पता है कि क्या है कि यह बैक्स मताधिकार पर आधारित नहीं थी। और दूसरा क्या था? दूसरा था यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। तो ए और डी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन की कोशिश करेंगे अगला क्वेश्चन करने की। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या बोला? अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? अब इन चार कथनों में से कौन सा गलत कथन है? तो कहती है, पहला दे रखा है, हाँ, इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया। उसने, हाँ, उनमें से प्रारूप समिति महत्वपूर्ण थी। देखो पढ़ने की कोशिश करो। इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति महत्वपूर्ण थी। दूसरा है अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों के सभी में पर्याप्त प्रतिनिधि थे। और तीसरा है इसका निर्वाचन सार्वभौम बैक्स मताधिकार पर आधारित किया गया। इसके चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम छठवीं अनुसूची पर आधारित संपत्ति शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित थी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, राइट। जो गलत है वो सी ऑप्शन है वो गलत है। ठीक है, ये भी सही था, राइट। क्या था कि बड़ी संख्या में समितियों की मदद से बहुत सारी समितियां थी, राइट। तो ये वाला सही है। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसियों को सभी को पर्याप्त प्रतिनिधि थी, ये भी बात सही है। और जो 1935 अधिनियम छठवीं अनुसूची के तहत था, तो वो भी सही है। तो इसका जो तीसरा है निर्वाचन सरभोग बैक्स मताधिकार पर आधारित किया गया, तो ये गलत है। ठीक है, हाँ, क्योंकि आधारित नहीं किया गया था ना, आधारित नहीं था बैक्स मताधिकार पर। तो ये अभी मैंने जस्ट पढ़ाया था ना आपको। हाँ, थोड़ा सा समय लगता है लेकिन क्वेश्चन तैयार हो जाता है। थोड़ा समय दीजिएगा, थोड़ा तो समय लगता ही है चीज़ों में। तो थोड़ा थोड़ा समय दिया करें, क्वेश्चंस को पूरा पढ़ा करें। देखो अगर हमें एग्जाम देना है तो क्वेश्चंस को पूरा पढ़ने की पूरी कोशिश किया करें आप, तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि समय लगेगा लेकिन एक बार तैयार हो जाएगा तो आपके एक क्वेश्चन से काफ़ी क्वेश्चंस बन जाएंगे। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, क्या क्वेश्चन बोला? भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। यही किया गया था कि सब प्रांतों से अलग अलग चुना गया था कि नहीं? हाँ, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, एक एक क्वेश्चन देखते चलेंगे। भारत इतिहास के संदर्भ में, क्या भारत इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा, मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए, या प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए? तो अभी हमने जस्ट क्वेश्चन सेम किया कि नहीं, प्रांतीय सभाओं द्वारा निर्वाचित हुए कि नहीं हुए, राइट। अब चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, भारतीय सभा के सदस्यों को का चुनाव कैसे होगा? तो सीधे जनता द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, भारतीय राज्यों के शासकों के नामांकन द्वारा, प्रांतीय सभाओं द्वारा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा प्रांतीय सभाओं द्वारा। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, ये अभी हमने सेम ही क्वेश्चन किया ना। हाँ चलो 16 क्वेश्चन देखेंगे, नीचे है जो क्वेश्चन 16 वाला। हाँ, संविधान सभा, ये वाला 16, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के चुने हुए जो स्थायी अध्यक्ष थे वो आपको पता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज द, जो स्थायी, अस्थायी बात नहीं कर रहे, स्थायी वाली बात कर रहे। तो आपको एक एक करके देखना है। एक सेकंड रुक जाइएगा, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा चलो। तो इसका जो आंसर था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था कि नहीं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, डॉक्टर सच्चिदानंद ने, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने। तो वो किसने की थी? तो अब वो आपको सबको पता है कि डॉक्टर सच्चिदानंद ने। प्रथम प्रथम बैठक किसने की थी? जो अस्थायी सदस्य थे ना, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो उद्घाटन अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? वो की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। ठीक है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, एक एक क्वेश्चन को पढ़ते चलेंगे। हाँ, भारतीय संविधान की निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर अय्यर, डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो अभी मैंने सब बताया आपको, एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखने चाहिए। अगला देखेंगे, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत की जो संविधान सभा के अध्यक्ष बने थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको सबको पता है इसका आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय संविधान सभा की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? तो वो की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, याद रखिएगा इस डेट को, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब की गई थी? तो प्रथम बैठक आपको पता है कि 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक की गई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो आपको पता है कि दिसंबर में हुआ था कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए, दिसंबर 1946 में किया गया था। ठीक है, हाँ, ये सारे आपके कंप्लीट होते जा रहे होंगे, एक एक क्वेश्चन होते जाएंगे। ठीक है, सॉरी। भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? जो प्रथम बैठक होती तो प्रथम अधिवेशन होगा, तो कब हुआ था? वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। राइट, सारे ऑप्शन 10 जून दे रखा है, 9 दिसंबर, 19 नवंबर और 30 जून। तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, 9 दिसंबर 1946 को, 19 नवंबर 1949 को। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा? भारतीय संविधान की पहली बैठक, तो वो आपको अभी इतने बार क्वेश्चंस करा चुका हूँ, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। देखो कितनी बार रिपीट किया, तो आपको ये डेट याद हो जानी चाहिए। राइट, इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, तो मतलब कब किया गया था? राइट, क्या किया गया था? भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव, राइट, तो वो कब किया गया था? तो वो आपको याद करना पड़ेगा। तो वो आपको, जो कि उसका आंसर है वो है 22 जनवरी, जो पारित हो गया था ना।
हाँ प्रस्ताव पारित हो गया था, तो वो 22 जनवरी 1947 को हो गया था। ठीक है, एक फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा के सम्मुख संविधान में प्रस्तावना का प्रस्ताव की, हाँ प्रस्ताव रखा, किसने रखा था? मतलब संविधान सभा के सम्मुख संविधान के प्रस्तावना का प्रस्ताव, मतलब प्रस्तावना किसने रखी थी? तो आपको पता है प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी ना संविधान की, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अब इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान सभा का में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक, हाँ किस एक के प्रस्तुत किया गया था? संविधान उद्देश्य प्रस्ताव किसने किया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव जो किया था वो किसने किया था? वो किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था कि नहीं किया था? चलें अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक सेकंड रुक जाइएगा। भारतीय संविधान के निर्माण में संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? ये कथन दे रखे हैं 4, राइट। इनमें से कौन से कथन है? तो कथन पढ़ते हैं। पहला कथन है पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था। ठीक है, दूसरा है उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। ठीक है, तीसरा है संविधान को भारत के लोगों ने उद्देशित किया। चौथा है राज्य के मुखिया के लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो आंसर होगा वो होगा देखो कौन कौन हो सकता है। देखो पहला तो हो सकता है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया संविधान के निर्माण पर असर था, राइट, पहला हो सकता है। और दूसरा उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूर्ति करती है, ये भी बात सही है। और तीसरा भी सही है, संविधान के को भारत के लोगों ने आदेशित किया, ये भी सही है। बट राज्य के मुखिया को लोगों प्रत्यक्ष रूप से नहीं, ये नहीं है। तो चौथा आंसर गलत होगा। तो 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? तो कितने अधिवेशन हुए थे संविधान सभा बनाने के लिए? तो जो अधिवेशन जो हुए थे वो हुए थे 12 अधिवेशन। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, अगला क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। तो भारतीय जो अंतिम बैठक हुई थी संविधान सभा की वो कब हुई थी? वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सॉरी, अगला क्वेश्चन चलना है। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितने समय में बन गया था? मतलब एक समय लगा निर्माण बनने में। तो सबको पता है कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में है। तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, और इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को कूट करके करना है इसको। सूची एक्स और सूची वाई को सम्मिलित कीजिए। ठीक है, और मिलाना है, मिलान करना है। तो मैं आपको मिलान करा देता हूं। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो सकता है? देखो, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, राजस्थान की रियासतों से प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान के सभा या संघ संविधान समिति के अध्यक्ष। तो इनमें से हमें क्या करना है? मिलान करना है। तो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो थे, बताइए, जल्दी जल्दी बताएं इसका आंसर। देखो, इसको जो मिलान करना है वो करना है एक एक करके। तो संविधान सभा के जो पहले उपाध्यक्ष थे वो थे H.C. मुखर्जी। ठीक है, इसका जो पहला हो जाएगा, ठीक है, पहले का चौथा हो जाएगा, ए का जो चौथा हो जाएगा। फिर प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी, तो वो कौन थे? तो वो थे K.M. मुखर्जी। जो प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे वो है K.M. मुंशी। ठीक है, फिर क्या थे कि राजस्थान की रियासतों से प्रतिनिधित्व करने वाले, तो वो कौन थे? B.T. कृष्णमाचारी। ठीक है, याद रखिएगा, राजस्थान के रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य तो वो थे B.T. कृष्णमाचारी। ठीक है, याद रखिएगा। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघ संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। तो अब याद हो गए, राइट। इस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखते चलिएगा। हाँ, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी.एन. राव, के एम मुंशी। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, तो वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, बी.एन. राव। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बी.एन. राव इज़ द राइट आंसर। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम का है। ठीक है, हाँ चलो, आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। और बहुत अच्छी लगी होगी आपको क्लास, जिसको अच्छी लगी है वो प्लीज़ लाइक करें, और ब्रह्मा गुरुकुल और राइट इनको जो भी है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और आपके लिए इस तरीके से और अच्छी हम चीज़ें लेके आएंगे। राइट, आपके पूरा घटना चक्र जो कि पूर्वालोकन आपके प्रत्येक सब्जेक्ट का इस पर कराया जाएगा। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर करें। और इस बार थोड़े से पीडीएफ डिस्टरबेंस रहा, लेकिन अब अगले वाले जो आने वाले पीडीएफ रहेंगी वो आपकी बहुत अच्छी रहेंगी, तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप अगर इस क्लास को देखें तो जरूर प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं हम अगली क्लास में। ओके, बाय बाय।